हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 11 का तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। तो उस त्रिज्या आपने पढ़ी होगी, आपने मैथ के चैप्टर में वृत्त वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें एक जो सर्कल होता है, ठीक है, उसकी एक त्रिज्या होती है। इसी तरीके से क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी लगभग लगभग गोली मानी जाती है, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो भी जो है उसकी भी एक त्रिज्या है। ठीक है, पृथ्वी जो है पृथ्वी की भी एक त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जो जानकारी है, अधिकतर जानकारी जो है वो अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वी की आंतरिक विषय से संबंधित आंतरिक जानकारी जो हमारे पास है, ठीक है, यानी आंतरिक संरचना से संबंधित जो हमारे पास जानकारी है वो हमारी ज़्यादातर अनुमानों पर आधारित है। पहला टॉपिक हमारे पास है भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ यानी कि भूमि का गर्भ, यानी कि भूमि के अंदर की जानकारी के साधन। अब ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमें जो है भूमि के अंदर की जानकारी मिलती है? ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो कुछ प्रत्यक्ष साधन है और कुछ अप्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष साधन दो हैं, एक है हमारा खनन और दूसरा है ज्वालामुखी। ये दोनों ऐसे साधन हैं जो डायरेक्टली हमें जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं तो हम जो है ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं। ठीक है, और हमें जो है फिर क्या पता लगता है, ज़मीन के अंदर की हमें जानकारी मिलती है कि ज़मीन अंदर से कैसी होती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर कहाँ पानी होता है, कहाँ पे खनिज होते हैं। ठीक है, जब हम खुदाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी में से जो पदार्थ निकलते हैं वो ज़मीन के अंदर से ही तो निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है ज्वालामुखी से भी पता लग जाता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो पृथ्वी के अंदर से ही पदार्थ निकलता है जो भी निकलता है। ठीक है, और फिर हम जो पदार्थ वो निकलता है फिर पता लग जाता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, तो ये जो है ये दो डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट्स। ठीक है, कुछ अप्रत्यक्ष साधन है, यानी अप्रत्यक्ष साधन यानी वो डायरेक्ट साधन नहीं है। ठीक है, यानी वो हमारे अनुमान है कुछ। ठीक है, कुछ अनुमान है, यानी हमने कुछ उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक है, बल्कि जबकि हमने जो प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है, ज्वालामुखी को अपने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, और जो हमने खुदाई करी है, खुदाई करके हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है अपनी आंखों से देखा है, तो ये डायरेक्ट सोर्स है। लेकिन जो इनडायरेक्ट है, ठीक है, उसको हमने देखा नहीं है लेकिन हमारा अनुमान है। ठीक है, हमारा ये अनुमान है कि वो जो है हो सकता है और होगा। ठीक है, तो कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं पृथ्वी की जानकारी के बारे में, आइए देखते हैं। तो पहला है पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब हम खुदाई करते हैं ना, जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, वैज्ञानिकों ने क्या करा कि जब हम खुदाई कर रहे थे, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि हम खुदाई जब करते हैं ना, तो अभी तक जो सबसे लंबी खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर तक ही हुई है। ठीक है, कितनी हुई है? 12 किलोमीटर तक ही हुई है। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या, सिर्फ त्रिज्या ही 6370 किलोमीटर है। यानी हम कितने से हिस्से तक गए पृथ्वी के बस। ठीक है, यानी कि केवल 12 किलोमीटर तक गए। अब वो 12 किलोमीटर तक जब हम गए हैं ना पृथ्वी के अंदर, तो उस दौरान जो है साइंटिस्टों ने जो है अनुमान लगाए। साइंटिस्टों ने क्या करा? अनुमान लगाए। क्या करा उन्होंने? उन्होंने हर किलोमीटर में देखा कि पृथ्वी का तापमान कैसा है। हर किलोमीटर पे देखा पृथ्वी का दाब कैसा है। हर किलोमीटर पे देखा उन्होंने कि पृथ्वी जो है का घनत्व कैसा है। ठीक है, ये हर किलोमीटर पर उन्होंने नापा, उसको लिखा। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने पाया
कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इसका तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका दाब बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ रहा है। फिर वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगा लिया कि किस दर से तापमान बढ़ रहा है, किस दर से घनत्व बढ़ रहा है और किस दर से दाब बढ़ रहा है। इस अनुमान के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे तापमान कितना होगा, वहाँ पे दाब कितना होगा, वहाँ पे घनत्व कितना होगा, यानी सिर्फ अनुमान पे। ठीक है, हम गए तो नहीं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाए अपनी कैलकुलेशन से, जो ये पता लगा लिया कि अगर हम केंद्र तक जाएंगे, अगर हम पृथ्वी के सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे कितना तापमान होगा। और किसके जरिए ये बात पता लगी? जो हमने 12 किलोमीटर तक खुदाई करी है अभी तक, ठीक है, उन 12 किलोमीटर से पता लग गया। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं। अब उल्काएं जो है, उल्काएं आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपने डोरेमोन देखा होगा। ठीक है, डोरेमोन में अक्सर टूटते तारे का जिक्र होता था। तो वो टूटता तारा नहीं होता, वो बल्कि वो टूटते तारा नहीं होता, वो उल्काएं होती है। ठीक है, वो क्या होती हैं? उल्काएं होती हैं, उन्हीं को उल्काएं बोला जाता है। उल्का, उल्का पिंड, उल्का पिंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड भी जो है एक अप्रत्यक्ष साधन है जो पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है। कैसे देता है? ठीक है, कुछ रिसर्च हुई, उन रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि जिस पदार्थ से उल्का पिंड बने ना, उसी पदार्थ से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उल्का पिंड से भी जो हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, भाई ग्रेविटेशन फोर्स होता है। भाई पृथ्वी क्या करती है? हर किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम किसी भी बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो जो है ज़मीन पे आ जाती है। ठीक है, इससे भी हमें एक जानकारी मिलती है कि हाँ कोई एक बल है। ठीक है, कोई एक बल है जो पृथ्वी लगाती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र यानी के अंदर बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, उससे भी हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। तो सबसे असल है वो है भूकंप क्रियाएं। भाई भूकंप आते हैं तो हमें पता लगता है कि आखिर ये भूकंप क्यों आ रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर की संरचना भूकंप से भी हमें पता लगती है। ठीक है, संरचना का मतलब है आंतरिक बनावट, यानी अंदर की बनावट, यानी पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है भूकंप। ठीक है, भूकंप से हर कोई परिचित है। ठीक है, सबसे पहले भूकंप का मतलब समझते हैं। भू का मतलब क्या होता है? भूमि। और कम का मतलब होता है कांपना, यानी भूमि का कांपना। ठीक है, यानी अर्थ इसका क्या है? भूमि का कंपन। ठीक है, इसका यह अर्थ हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भूकंप आखिर आता क्यों है? तो ऊर्जा के निकलने के कारण भूकंप आता है। अब ये ऊर्जा कहाँ से निकलती है, सबको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के नीचे क्या है? 7 प्लेटें होती हैं जो निरंतर चलती रहती है। अब ये प्लेट वाली खाने वाली प्लेट नहीं है जिसमें हम चावल खाते हैं, नहीं, ये वाली प्लेट नहीं है, बल्कि पृथ्वी में कुछ प्लेट्स होती हैं, उनको प्लेट्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो वो प्लेट्स क्या करती हैं? वो चलायमान रहती हैं, चलती रहती हैं। वो प्लेट्स क्या करती हैं? वो चलती रहती हैं। ठीक है, और जब कभी ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनका टकराने से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा होती है। पृथ्वी के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। भाई जब कुकर गर्म होता है, ठीक है, कुकर अंदर से गर्म होता है, और जब कुकर गर्म होता है तो क्या होता है? सीटी के माध्यम से उसकी सारी ऊर्जा निकल जाती है। तब उसको भी तो ऊर्जा निकालने का कोई तरीका चाहिए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, टेम्परेचर होता था, वहाँ पे भी ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो ऊर्जा क्या करती है? वो रास्ता ढूंढती है कहीं से निकलने का, और जैसे ही उसे रास्ता मिलता है तो एकदम वो जो है निकल जाती है, और वो जो है तरंगों के रूप में धरातल पर टकराती है। और जैसे ही वो धरातल पर टकराती है वैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो इसे कहा जाता है भूकंप। ठीक है, और ये इसका कारण है। अगर पृथ्वी अंदर से गर्म ही ना होती तो भूकंप आता ही नहीं, लेकिन पृथ्वी अंदर से गर्म है इसलिए भूकंप आता है, क्योंकि ऊर्जा निकल जाती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या है? उद्गम, उद्गम समझते हो? उद्गम स्थान, भाई जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो। तो जहाँ भूकंप आता है, यहाँ जहाँ से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, भाई ऊर्जा तो कहीं से भी निकल सकती है ना, जहाँ से उसे जगह मिलेगी वहीं से निकल जाएगी। अब जहाँ से ऊर्जा निकली भूमि के अंदर से, ठीक है, जिस जगह से ऊर्जा निकली उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से निकली तो इसको हम क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। यहाँ से निकली इसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। अधिकेंद्र बिंदु, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र समझो, भूतल का वे बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, भूतल यानी भूमि का। तो अधिकेंद्र क्या है? अभी से देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ से ऊर्जा निकली, तो ये तो हो गया उद्गम केंद्र। अब ये तरंग जो है सबसे पहले यहाँ पे पहुंची, तो ये हो गया अधिकेंद्र। यानी
जो उद्गम केंद्र के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा ना स्थान, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। ठीक है, कि जानते हैं कि जो भूकंप होते हैं वो तरंगों के रूप में आते हैं। तब ये जो भूकंपीय तरंगे होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं भूगर्भिक तरंगे, एक को हम कहते हैं धरातलीय तरंगे। अब ये भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं, ठीक है, भूगर्भिक तरंगे कौन सी होती हैं, भूगर्भिक तरंगे एकदम सेम होती हैं। क्या होता है इसमें, ये तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। यानी कि तरंगे क्या है, उद्गम केंद्र से ऊर्जा निकली, ठीक है, ऊर्जा निकली, ये पैदा हो जाती है, ये तरंगे पैदा हो जाती हैं, ठीक है, और फिर जो है सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, यानी कि फिर जो है धरातल पे पहुंच जाती है। ये तो इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, नॉर्मल तरंग है। लेकिन धरातलीय तरंग को समझो, धरातलीय तरंग क्या है। धरातलीय तरंग क्या है कि भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय शैलों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे होते हैं, को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। देखिए होता क्या है भाई, तरंगे तो निकली, उन्हें हमने क्या कह दिया, भूगर्भिक तरंगे। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ज़मीन के अंदर खनिज पाए जाते हैं और वो खनिज जो है शेलों के रूप में पाए जाते हैं। तो वो जो शेल होते हैं ना, शेल, ठीक है, वो धरातलीय शेल जो होते हैं, ठीक है। अब ये जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं सबसे पहले ज़मीन पे नहीं धरातल पर नहीं टकराती, बल्कि ये सबसे पहले धरातलीय शेलों के बीच टकराती हैं, ठीक है, यानी धरातलीय शेलों से टकराती हैं। और जब ये धरातलीय शेलों से टकराती हैं तो क्या होता है, इनके बीच क्या है, आपस में क्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है धरातलीय तरंगे। ठीक है, अब भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, एक को बोला जाता है पी तरंगे, एक को बोला जाता है एस तरंगे। पी तरंगों को समझते हैं, पी तरंगे क्या है। पी तरंगे तेज गति से चलती है, बहुत तेज चलती है पी तरंगे, और धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं, इनको हम कहते हैं पी तरंगे। अब ये पी क्यों है, क्योंकि इसे इसका नाम है प्राइमरी, इसको प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसकी क्वालिटी, जो मेन क्वालिटी है वो क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ठीक है भाई, ठोस पदार्थ हो, गैस पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ हो, ये तरंग तो यूं ही किसी भी पदार्थ की अवस्था से गुजर जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारी एक होती है एस तरंगे। एस तरंगे यानी कि जिनको द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, ये जो है कुछ समय के बाद धरातल पर पहुंचती हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद, लेकिन जो पी तरंगे थी वो फौरन पहुंच जाती है। एस तरंगे जो होती हैं ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती हैं। इनकी ये विशेषता है कि ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती हैं, गैस से नहीं गुजर सकती, तरल से नहीं गुजर सकती। ठीक है, और ये विनाशकारी होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये विनाशकारी होती हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता दिया था, इसका पार्ट 1 है, अगला पार्ट जरूर आएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में बताएं कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।